बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग बिहार पुलिस बैच के अंतर्गत हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद के माध्यम से चीजों को हम डील कर रहे हैं। तो जो आपको अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 32 तक बता दिए हैं। जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद था अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 32 तक बता दिए हैं। और आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें संघराज क्षेत्र है, भाग 2 जिसमें नागरिकता है और भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। ये तीनों चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों चैप्टर जो है हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब अनुच्छेद 32 से आगे और मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार के बाद जो अगला है वह है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 आता है। तो अब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 जिसके बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन जो है रीट याचिका, WRIT रीट, रीट का मतलब होता है याचिका हिंदी में। तो रीट 5 प्रकार के होते हैं। रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो रीट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्योंकि आए दिनों जो है हम लोगों के परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसी वजह से जो है रीट को हम लोग समझते हैं और बार बार हम आपको बोल रहे हैं अनुच्छेद के माध्यम से ही पूरे पॉलिटी का हम एक बार आपको रिवाइज करवा देंगे, पूरे पॉलिटी को हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। आप बिहार पुलिस बैच में अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपको पॉलिटी पढ़ाया गया था, समझिए वहां पर आपको पॉलिटी पढ़ाया गया था। क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है आपको डिस्कस किया गया था चीजों को। तो जो है आपको रीट थोड़ा बता देते हैं, फिर मौलिक अधिकार से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ऑनलाइन वाले लोग जैसे पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत तो आपको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सिलसिलेवार ढंग से ही चीजों को पढ़ा रहे हैं, एज इट इज तो पढ़ा नहीं रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से एक तरफ से जो है चीजों को आराम आराम से जो है आपको डील करते हुए हम आपको जा रहे हैं। समय कम है उससे क्या मतलब है? जो समय है उसको यूज करना है, सीधा सा बात है। ठीक है, समय कम है, सबके लिए समय कम है। चलिए, सब ठीक है, बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीट को समझते हैं। रीट देखिए, जब हम लोगों या मानवों या भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए जो आदेश जारी करता है उसी को हम लोग रीट कहते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, तो इस स्थिति में आपके मौलिक अधिकार, आप अपने मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार को बहाल करवाने को लेकर जो आदेश जारी करता है उसी को हम लोग रीट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 के तहत ही रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एचसी यानी हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। दोनों को रीट जारी करने में कुछ अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रीट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है उसके खिलाफ आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है। जैसे बिहार में पटना हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट है। तो जिस राज्य का हाईकोर्ट है उस राज्य के लिए रीट जारी करता है। जैसे पटना हाईकोर्ट है तो पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए रीट जारी करेगा, पटना हाईकोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी नहीं कर सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट है तो कोलकाता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल के लिए रीट जारी करेगा, वेस्ट बंगाल के अलावा अन्य किसी भारतीय राज्य के लिए वह रीट जारी नहीं कर सकता है। तो मतलब हाईकोर्ट जो आपको रीट जारी करता है, हाईकोर्ट संबंधित राज्य के लिए रीट जारी करता है। और हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में तो रीट जारी करता ही करता है, साथ ही साथ मौलिक अधिकार के अलावे अगर आपका कोई अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या मौलिक अधिकार के अलावे आपके अन्य संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उस स्थिति में भी हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है। और हाईकोर्ट जो रीट जारी करता है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, और उसके खिलाफ आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जारी करने के अधिकार में ये बेसिक अंतर है। तो अब रीट की अगर हम बात करें तो रीट 5 प्रकार का होता है। रीट 5 प्रकार का होता है। अब रीट जो 5 प्रकार का होता है उसमें एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपको परमादेश। तीसरा होता है आपको अधिकार परीक्षा लेख। तीसरा होता है आपको अधिकार परीक्षा लेख। चौथा की अगर हम लोग बात करें तो चौथा होता है आपको उत्प्रेषण। और पांचवा होता है आपको प्रतिषेध लेख। यही 5 प्रकार के रीट जो है आपको होते हैं। यही 5 प्रकार के रीट जो है आपको होते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा प्रतिषेध लेख। अब देखिएगा जो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अंग्रेजी होता है हेबियस कॉर्पस। परमादेश, इसका अंग्रेजी होता है मेंडामस। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की अगर हम बात करें तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट तब जारी किया जाता है जब किसी को अवैध तरीका से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करते हुए न्यायालय गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि आपने जिसे गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और फिर आपको 24 घंटा के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर न्यायालय विचार विमर्श करता है व्यक्ति दोषी है या निर्दोष,
अगर व्यक्ति दोषी है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस रीट के जरिए दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है, और इस रीट के जरिए जो दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है वह दो मौलिक अधिकार है, एक है अनुच्छेद 21 और एक दूसरा है अनुच्छेद 22। एक है अनुच्छेद 21 और एक दूसरा है आपको अनुच्छेद 22। ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसकी रक्षा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संदर्भ में दो बात आपको मूल तौर पर याद रखना है। एक बात यह कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको बतलाया है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। और दूसरी बात यह कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए कौन से दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए जो है दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ये दो बात परीक्षा के संदर्भ में जो है आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश। परमादेश की अगर हम लोग बात करें तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखिए, यह रीट कब जारी किया जाता है? जब लोक महत्व के पद पर बैठे कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब न्यायपालिका उस पदाधिकारी को आदेश देता है और कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कीजिए। लोक महत्व पद मतलब सार्वजनिक पद, मतलब एक प्रकार से कहिए तो लोक महत्व के पद के अंतर्गत जो है आपको सरकारी नौकरी वाला पद भी आ जाता है, फिर आपको जो कुछ संवैधानिक पद है वो भी आपको आता है, संवैधानिक पद है वो भी आता है। तो लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें न्यायपालिका जिस रीट के जरिए आदेश देता है उसी को हम लोग कहते हैं परमादेश। और परमादेश रीट की अगर हम लोग बात करें तो तीन प्रकार के लोगों को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं हो सकता है: राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति। राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल को आदेश नहीं दिया जा सकता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है उसे आदेश नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए हम प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं, मान लिया जाए कि हम एक सप्ताह के लिए कोचिंग बंद कर दिए हैं, तो हमें न्यायपालिका आदेश नहीं देगा कि आप एक सप्ताह के लिए कोचिंग क्यों बंद किए हैं। इसके बाद आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर भी परमादेश रीट जारी नहीं हो सकता है। परमादेश रीट के संदर्भ में दो बात आपको याद रखना है। एक तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको बतलाया है परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और दूसरी बात परमादेश के संदर्भ में इस बात को याद रखना है कि परमादेश नामक रीट जो है तीन प्रकार के लोगों को लेकर जारी नहीं हो सकता है: राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति। इसके बाद आगे है आपको अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। किस अधिकार से? देखिए, अधिकार परीक्षा लेख कब जारी किया जाता है? देखिए, कोई लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। जैसे मान लिया जाए अब लाल बत्ती कल्चर समाप्त हो गया है, लेकिन मान लिया जाए कोई एसपी या डीएम लाल बत्ती लगाकर चल रहा है और न्यायपालिका को अगर पता चल जाता है तो न्यायपालिका इस आदेश के अंतर न्यायपालिका इस स्थिति में उस पदाधिकारी को यह कहेगा कि आप लाल बत्ती का प्रयोग किस अधिकार से कर रहे हैं, कौन अधिकार के तहत आप लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। लाल बत्ती कल्चर तो समाप्त हो गया है। एक तो यह हो गया, यानी अगर लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए
उस पर रोक लगाने के लिए जो है आपको अधिकार परीक्षा लेख न्यायपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, किसी लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारियों के पदों की वैधानिकता की भी जांच इसी रीट के जरिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर है या अन्य कोई लोक महत्व के पद पर है, तो वह जो पद पर है वह सही रूप में पद पर है या सही रूप में पद पर नहीं है, इसकी जांच इस रीट के जरिए किया जाता है। इसके बाद आपको उत्प्रेषण और प्रतिषेध रीट है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध रीट की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक प्रकार का न्यायिक रीट है। ये दोनों एक प्रकार का न्यायिक रीट है, न्यायिक रीट है। देखिए, भारत में न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे तो भारत में त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली देखने को मिलता है। भारत में जो त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली देखने को मिलता है, उस त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए, उस त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। मूल तौर पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अपने अधीन जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर जो हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, जो रीट जारी करता है, वही आपको न्यायिक रीट कहलाता है। मतलब ऊपर के न्यायालय, गौर से समझिएगा आप इस बात को, भारत में न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर रीट जारी करता है तो वही न्यायिक रीट कहलाता है। जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर रीट जारी करता है तो वही न्यायिक रीट कहलाता है। और ये दोनों रीट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करता है। मुख्य तौर पर हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर के ये दोनों रीट जारी करता है। मुख्य तौर पर हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय को लेकर जो है ये दोनों रीट जो है आपको जारी करता है। तो रीट के संदर्भ में इन चीजों को जो है आपको याद रखना है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 33, 34, 35 की हम बात करें, अनुच्छेद 32 तक तो बता ही दिए थे, 33, 34, 35 की हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं के बराबर। आज तक कोई कंपटीशन 33, 34, 35 सब के विषय में नहीं पूछा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाग 3 तक हम लोग आ गए हैं, मौलिक अधिकार तक हम लोग आ गए हैं। यहां तक बात समझ में आ गया है ना? आगे बढ़े ना? चलिए ठीक है। इसके बाद अब आगे आइएगा, भारतीय संविधान का अगला भाग है भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डीपीएसपी को ही यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में कहते हैं और शॉर्ट में इसे डीपीएसपी कहते हैं। देखिए, आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। और जो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है आपको स्पेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से लिया गया है। स्पेन के संविधान से, स्पेन के संविधान से लिया गया है। अब आप समझिएगा,
देखिए, आप सब लोग जानते हैं संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाए तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. रॉ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो B.N. रॉ थे, B.N. रॉ यानी बेनेगल रामा रॉ, उन्होंने संविधान सभा को यह सलाह दिया था कि संविधान में दो प्रकार के अधिकार को शामिल किए जाए। एक वैसे अधिकार को शामिल किए जाए जो न्यायालय द्वारा या जो न्यायालय में वाद योग्य हो, मतलब जिसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता हो, और एक वैसे अधिकार को शामिल किया जाए जिसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता हो, यानी जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो। B.N. रॉ के सलाह को मानते हुए ही संविधान सभा ने संविधान में एक मौलिक अधिकार को शामिल किया और मौलिक अधिकार को लेकर यह प्रावधान किया गया कि यह न्यायालय में वाद योग्य होगा, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप उसको बहाल करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को बहाल करेगा भी, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य होता है। वहीं दूसरे अधिकार के तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है, मतलब जिसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे अधिकार है जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है, मतलब जिसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मतलब मौलिक अधिकार को न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है, अब देखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता, यह वाद योग्य नहीं होता है। अब देखिएगा, मूल तौर पर तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के अंतर्गत आपको कुछ नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जैसे एक 42वां संविधान संशोधन हुआ, एक आपको 97वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए वह है आपको 39 का क, 43 का क और 48 का क। अनुच्छेद 39 का क, 43 का क और 48 का क, ये 3 ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। आगे चलकर आपको एक 97वां संविधान संशोधन हुआ। 97वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो जो 97वां संविधान संशोधन है यह 2011 में हुआ है और 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 का ख। अनुच्छेद 43 का ख, यह नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। तो ये जो 4 नीति निर्देशक तत्व है, 39 का, 43 को, 48 को, 43 को, ये सभी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। इसके अलावे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा मूल तौर पर तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, लेकिन इन अनुच्छेदों के अलावे
और भाग 4 के अलावे भारत के संविधान में कुछ और भी नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के अलावे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह आपको अनुच्छेद 335 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 350 के क में देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 351 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 351 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 335 भी एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही है। अनुच्छेद 350 का क भी एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 351 भी एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यानी मूल तौर पर नीति निर्देशक तत्व की चर्चा तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। मूल तौर पर तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। लेकिन इसके अलावे 3 और अनुच्छेद है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 335, 350 का क और 351। अब देखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, इन अनुच्छेदों में कुछ अनुच्छेद परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जैसे अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का क, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 यही कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 37 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 37 यही कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में यही है। ये बिहार एसआई और बीपीएससी, बिहार एसआई का भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी दोनों परीक्षा इस प्रश्न को पूछा है और इस प्रकार से पूछा है, निम्न में से कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37। इसके बाद अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात जो है आपको अनुच्छेद 38 करता है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 यह कहता है कि जो है आपको राज्य इस प्रकार से अपने नीति का निर्धारण करेगा ताकि सभी को काम करने का समान अवसर मिले, स्त्री और पुरुष सभी को समान वेतन मिले, समान काम के लिए समान वेतन मिले, धन का विकेंद्रीकरण किया जाए, धन का विकेंद्रीकरण किया जाए यानी धन को समान रूप में बांटा जाए। यह सभी बात अनुच्छेद 39 में है। यह भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 39 थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजन यह है कि 2018 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो है धन के विकेंद्रीकरण की बात कही थी, यानी धन का समान रूप से लोगों के बीच वितरण किया जाए। और इसी को लेकर के जो है हमारे मोदी जी बोले थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो अमीर लोगों से धन लेकर के गरीबों में बांट देगी। समझ गए? अगर किसी के पास 2 भैंस है तो एगो कांग्रेस की सरकार ले लेगी। समझ गए? तो इस सब चुनाव में जो है इसी वजह से कहा गया था, क्योंकि जो आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो था
उस पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37 याद रखिएगा अभी तक, अनुच्छेद 37, सिर्फ अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अभी तक में, अनुच्छेद 39 का क, 39 का क, 39 के क में निशुल्क विधिक सहायता यानी निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क विधिक सहायता या निशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है अनुच्छेद 39 का क। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन का जो है आपको बात किया गया है अनुच्छेद 40 में। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत के गठन किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? हमको लगता है यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ग्राम पंचायत के गठन की अगर हम बात करें तो जो ग्राम पंचायत का गठन है वह अनुच्छेद 40 के तहत होता है, अनुच्छेद 40 के तहत होता है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में की गई है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत में जो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म का अपना अलग रीति रिवाज है, हर धर्म का अपना अलग विवाह पद्धति है, हर धर्म का अपना अलग रहन सहन है, हर धर्म का अपना अलग उत्तराधिकारी का नियम है। तो अनुच्छेद 44 में यह है कि भारत में जो अलग अलग धर्मों का अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग उत्तराधिकारी के नियम है, अलग अलग विवाह की पद्धति है, उन सभी को समाप्त करके भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह का नियम, एक समान उत्तराधिकारी के नियम, एक समान तलाक के नियम बना दिया जाए। यही आपको समान नागरिक सिविल संहिता कहलाता है। और वर्तमान में भारत में दो राज्य है जहां पर समान नागरिक सिविल संहिता लागू है। एक है गोवा और दूसरा है उत्तराखंड। एक है गोवा और दूसरा है उत्तराखंड। ये दो ऐसे राज्य है जहां पर अनुच्छेद 44 लागू है। अनुच्छेद 44 लागू है अर्थात समान नागरिक सिविल संहिता लागू है। समान नागरिक सिविल संहिता जो है आपको लागू है। समान नागरिक सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 44 के बाद अगर देखा जाए तो अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है आपको अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है आप समझिएगा। मानव के जीवन स्तर, मतलब मानव के जीवन स्तर मतलब जैसे मान लिया जाए कि अभी अगर भारत के लोग एक साल में 4 कपड़ा खरीदता है, अभी अगर उसके थाली में दाल भात चोखा आ रहा है तो दाल भात सब्जी उसके थाली में आने लगे, 4 कपड़ा के जगह साल में 8 कपड़ा लोग खरीदने लगे, तो मानव के जीवन स्तर में वृद्धि हो। दूसरा, लोगों के पोषाहार स्तर में वृद्धि हो। और तीसरा, जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं, नशीले पेय पदार्थ पर रोक लगाकर लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करने का प्रयास हो। यह तमाम प्रकार की बातें अनुच्छेद 47 करता है। मानव के जीवन स्तर में वृद्धि, मानव के जीवन स्तर में वृद्धि एक, दूसरा मानव के
पोषण स्तर में वृद्धि। तीसरा, जितने भी नशीले पेय पदार्थ है उस पर रोक लगाने की बात अनुच्छेद 47 करता है। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू अनुच्छेद 47 के तहत हुए हैं, या किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह जो नशीले पेय पदार्थ, शराब पर प्रतिबंध, गुटखा पर प्रतिबंध, खैनी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वह अनुच्छेद 47 के तहत ही लगाया जाता है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात की गई है। कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात की गई है। और किसी भी राज्य में जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 के तहत ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 48 के तहत जो है आपको गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो आगे है आपको अनुच्छेद 48 का क, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण को लेकर बातें अनुच्छेद 48 के क में है। फिर आगे है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 की अगर आप बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने की बात करता है अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने की बात अनुच्छेद 49 करता है। राष्ट्रीय स्मारक का मतलब, जैसे हमारे जो पूर्वज है, फिर आपको हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा जो भवन, स्मारक, मंदिर, मस्जिद बनाए गए हैं, वही आपको राष्ट्रीय स्मारक है। जैसे लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, पटना का गोलघर, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यही सब तो स्मारक है। आगरा का ताजमहल, यही सब राष्ट्रीय स्मारक है। तो राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात अनुच्छेद 49 में की गई है। राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात अनुच्छेद 49 में की गई है। फिर अनुच्छेद 49 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने की बात अनुच्छेद 49 करता है, अनुच्छेद 50 करता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने की बात अनुच्छेद 50 करता है। और फिर आगे है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति की घोषणा करता है। और भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात किया है। तो हम लोग यह भी बात कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात जो है आपको अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में किया गया है, या यूं कहे कि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, 48, 48 का 49 और 51, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। तो आइए जितना समझाए हैं उतना एक बार में हम लोग याद कर लेते हैं, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में कहां से लिए गए? चलिए, इसके बाद मूल तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? 3। कौन कौन? 39 का, 43 का और 48 का। आगे 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत कौन से नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? अनुच्छेद 43 का ख। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तो मूल तौर पर तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है,
लेकिन इन अनुच्छेदों के अलावे और भाग 4 के अलावे भारतीय संविधान के और कौन कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? 335, 350 का क और 351। 335, 350 का क और 351। इसके बाद कौन अनुच्छेद यह कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं होगा? अनुच्छेद 37। निःशुल्क विधिक सहायता की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 39 का क। ग्राम पंचायत का गठन कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। वर्तमान में भारत का कितना राज्य है जहां अनुच्छेद 44 लागू है? 2। कौन कौन? गोवा और उत्तराखंड। कौन कौन है? गोवा और। मानव के जीवन स्तर, पोषाहार स्तर में वृद्धि और लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 47। और साथ ही साथ मादक पेय पदार्थ या नशीले पेय पदार्थ पर प्रतिबंध कौन अनुच्छेद के तहत लगता है? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 47। बिहार में शराबबंदी कानून कौन अनुच्छेद के तहत लागू? अनुच्छेद 47। कृषि और पशुपालन की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालन की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 48। वन एवं वन जीवों का संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण देने की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 48 का क। राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात अनुच्छेद 49। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के विदेश नीति की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में है। इसके बाद अनुच्छेद 51 का क है, उसमें मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य के विषय में हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताए हैं? एकदम से बताए हैं। भाग 4 के बाद 4 का क है, उसमें मौलिक कर्तव्य है, इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 की अगर हम बात करें तो इसमें संघ के शासन की चर्चा है। और संघ के शासन की चर्चा अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में है। अब हम लोग अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संघ का शासन ही है। अनुच्छेद के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से या अन्य सभी दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट की शुरुआत अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, हम आपको कोई भी पीडीएफ नोट उपलब्ध नहीं करवाए हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि बिहार पुलिस का बैच पुराना बैच है, उसमें पीडीएफ आपको दिया गया था, या फिर आप इसमें जो है, या फिर आप जो है फाउंडेशन बैच में पढ़े ही हैं। तो फाउंडेशन बैच में पॉलिटी का जो पीडीएफ है या आपके पास क्लास नोट है उससे जो है आप पढ़िए, उससे आप पढ़िए। या फिर अगर आप यहां नहीं पढ़े हैं, बिहार पुलिस का तैयारी हमारे साथ जुड़कर आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आप कोई भी एक बुक, जीएस का कोई भी एक बुक ले लीजिए और जो हम जिस रोज pढ़ाते हैं सेम डे में जाकर के जो है आप रिवीजन कर लीजिए, सेम डे में पढ़ लीजिए। समझ गए? अब आइए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब जो राष्ट्रपति का पद है वह एक प्रकार का संवैधानिक पद है। और राष्ट्रपति के पद को संवैधानिक पद हम लोग इसलिए मान करके चल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति पद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में काफी स्पष्टता पूर्वक देखने को मिलता है। आपको जो भाग 5 है जिसमें संघ का शासन है, इसके अंतर्गत संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 52 से 151 को जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में, महान्यायवादी के विषय में, लोकसभा के विषय में, राज्यसभा के विषय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में
और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में पढ़ेंगे। पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, यहां से प्रश्न आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो इन चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 52 तो सीधा तौर पर यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और इस पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 53 है, यह अनुच्छेद कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यह बात अनुच्छेद 53 कहता है। संघ यानी केंद्र, केंद्र यानी मोदी सरकार, मोदी सरकार यानी केंद्र, केंद्र यानी संघ, सब एक ही बात है। तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की काम करने की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका मतलब यह है कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का जो काम करने का शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होता है। मतलब संघ सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं या केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो उसमें से कुछ काम राष्ट्रपति स्वयं करते हैं और कुछ काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। राष्ट्रपति कुछ काम स्वयं भी करते हैं और कुछ काम राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाते हैं। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कुछ काम भारत के राष्ट्रपति जो है आपको करवाते हैं। तो आपको अनुच्छेद 53 यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 54 है, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी अनुच्छेद 54 हमें देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी अनुच्छेद 54 हमें देता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है? देखिए, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है। वह निर्वाचित होता है मतलब उसका चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं उन उम्मीदवारों में जो जीतते हैं वही राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्यों का एक समूह भाग लेता है उसी को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। उसी को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। आम जनता, हम आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कभी भी आप देखे हैं राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो और आम जनता पार्टिसिपेट किया हो? नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आम जनता राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं आता है। तो अब सवाल यह उठता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन आता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो यहां पर हम आपको इस बात को क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। दोनों प्रकार की बातों को जो है यहां पर हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है एक नंबर में संसद के दोनों सदनों के
सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में दो सदन है, संसद का दो हाउस है, एगो लोकसभा है और एगो राज्यसभा है। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एगो निर्वाचित होता है और एगो मनोनीत होता है। लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एगो निर्वाचित होता है और एगो मनोनीत होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह चुनाव में भाग लेता है। तो पहली बात यहां पर यह कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य मतलब भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में 28 राज्य है। भारत में जो 28 राज्य है उन 28 राज्यों में विधानसभा है। जैसे बिहार में अपना विधानसभा है, उत्तर प्रदेश का अपना विधानसभा है। 28 राज्य के विधानसभा में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एगो निर्वाचित सदस्य होता है और एगो मनोनीत सदस्य होता है। तो 28 राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वहीं अगर जैसे केंद्र में दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्य में दो सदन विधानसभा और विधान परिषद होता है। अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग इसलिए नहीं लेता है क्योंकि भारत के 28 राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। भारत के मात्र 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। 6 के अलावा अन्य जो 22 राज्य है वहां पर विधान परिषद नहीं है। जो 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में विधान परिषद है, बाद बाकी राज्यों में नहीं है। तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यही कारण है कि विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वही यहां के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है। चाहे संसद का मनोनीत सदस्य हो, राज्य विधानसभा का मनोनीत सदस्य हो या केंद्र शासित प्रदेश का मनोनीत सदस्य हो, कोई भी मनोनीत सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। जैसे संसद के दोनों सदनों के लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बस इतने ही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आप सिर्फ इस बात को याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, और जैसे ही आप इस बात को जान गए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेता है, अगर आपको ये याद रहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हाँ ये भाग लेता है, तो अगर भाग नहीं लेता है आया तो आप वो भी क्वेश्चन बना सकते हैं। समझे बात को? तो आइए एक बार इसको भी याद कर लेते हैं।
भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? कौन अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? कौन अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या नियुक्त? निर्वाचित। क्या होता है? निर्वाचित। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या नियुक्त? राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्यों का समूह पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है बताइए? पहला कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कौन है? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा कौन है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतना बात याद हुआ? अब देखिए, रविवार को आपका क्लास शाम में 5 बजे से है। रविवार को आपका क्लास शाम में 5 बजे से है और कल 15 तारीख है। 15 तारीख तक ही ऑफलाइन बंद करने का आदेश था। अब अगला आदेश कब आता है पता नहीं। रविवार को 16 तारीख है, तो 16 तारीख का तो कोई आदेश ही नहीं है। रविवार को शाम में 5 बजे किसान कोल्ड स्टोर स्थित संस्थान के क्लास में ऑफलाइन क्लास रविवार को होगा शाम में 5 बजे से। 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक जो है, यानी 8 बजे तक तो होगा ही। 3 घंटा कम से कम जो है 3 घंटा का क्लास अगले क्लास में हम रखेंगे। रविवार को शाम में 5 बजे आप संस्थान के किसान कोल्ड स्टोर स्थित कैंपस में आइए, ऑफलाइन सब लोग। और उस रोज जो है आपको ऑफलाइन क्लास होगा और वहां पर जो है 2 से 3 घंटा हम आपका क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग मिलते हैं रविवार को, और रविवार को कुछ चर्चा भी करेंगे। पढ़ाने के साथ साथ जो है कुछ और भी चर्चा करेंगे, समझ गए? तो इससे आगे हम लोग रविवार को मिलते हैं। और आप लोग किसी भी बुक से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अपने साथ। अगर कर रहे हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।